दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की दिशा में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते जा रही है और इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करने से कर ही दी है। और साथ ही साथ अब इस दिशा में कुछ और भी सेक्टर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं, जैसे कि है इंडियन एयरपोर्ट और इंडियन रेलवेज़। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को आई कार्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन पर थोड़ा सा हम इससे पहले जरा जो एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो 3 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिए गए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि अभी 50 साल की लीज पर अडानी ग्रुप को 3 इंडिया के एयरपोर्ट दिए गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जयपुर एयरपोर्ट। तो सरकार का कहना इस पर यह है कि इन एयरपोर्ट्स को लीज पर देने से जो फायदा होगा, जो पैसा आएगा, उस पैसे से हम छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाएंगे। तो अब ये देखते हैं कितना ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनते हैं इस फैसले के बाद से। तो अब हम आते हैं इंडियन रेलवेज़ के ऊपर। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत इससे काफ़ी पहले हो चुकी है। जैसा आप सभी ने सुना ही होगा कि तेजस एक्सप्रेस चलती है। तेजस एक्सप्रेस इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाया है। तो मतलब इस फील्ड में इंडियन रेलवे ने पहले ही कदम रख दिया है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है जो कि रेल मंत्रालय संचालित करता है। इंडियन रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए चलाती है, ना कि इसे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से इसे चलाती है। इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया था 1853 में। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इंडियन रेलवे को अगले 12 सालों में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके चलते सरकार इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दी है। एट प्रेजेंट इंडिया के पास लगभग 13,000 ट्रेन हैं और डिमांड एंड सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए लगभग 7,000 ट्रेनें और चलाई जाएंगी। अभी इन ट्रेनों का रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे के पास ही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के बाद इस चीज का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाने के लिए एक अहम स्टेप उठा लिया है, जिसके चलते 109 रूटों पर 151 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्विटेशन भेज दिया है। इन रूटों पर चलने वाली ट्रेनों के कोचों की संख्या होगी लगभग 16 और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। इंडियन रेलवे का इस पर कहना है कि वो 35 सालों के लिए ये परियोजना प्राइवेट प्लेयर्स को देगा और साथ ही साथ सिर्फ लोको पायलट और गार्ड इंडियन रेलवे प्राइवेट प्लेयर्स को अलॉट करेगा। मतलब इसके अलावा जो भी स्टाफ होगा वो सभी प्राइवेट कंपनी खुद अपने हिसाब से रखेगी। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो सरकार का तर्क आया है वो ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट से जो ट्रेनें बनाई जाएगी, उनकी भागीदारी से जो ट्रेनें बनाई जाएंगी वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा तर्क है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत अगर ट्रेनें बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइज किया जाए। सरकारी रहते हुए भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनें बन सकती हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन की क्या ज़रूरत। दूसरा इसमें जो सरकार ने पॉइंट दिया है वो ये है कि प्राइवेट हाथों में ट्रेनें रहने के चलते जो उसका साफ सफाई का जिम्मा होगा वो सभी प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा देखा जाएगा, तो ट्रेनें ज़्यादा साफ सुथरी रहेंगी। चलिए, ये तो सही बात है। तीसरा जो गवर्नमेंट ने तर्क दिया है वो ये दिया है कि ट्रेनें प्राइवेट हाथों में देने से समय पर पहुँचेंगी, लेट नहीं होंगी। और ये भी कुछ ज़्यादा मजबूत सा तर्क समझ में नहीं आता, क्योंकि सरकार खुद भी इन कमियों को दूर कर सकती है अगर सही तरीके से इस सिस्टम को मैनेज किया जाए तो। और प्राइवेट प्लेयर ऐसा क्या कर देगा जिससे ट्रेन लेट नहीं होंगी? यदि प्राइवेट प्लेयर ट्रेन लेट होने से रोक सकता है तो सरकार क्यों नहीं रोक सकती? इसमें जो एक और तर्क दिया गया है वो ये तर्क दिया गया है कि ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में देने से यात्रियों की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स और ज़्यादा पैसा लगाकर बाहर से नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, जिसके चलते यात्रियों की सुरक्षा पर ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। इस तर्क में थोड़ी सी दम नज़र आती है। सरकार के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो नई टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आ सके, क्योंकि इंडियन रेलवे की जो कमाई होती है वो बेसिकली गुड्स से होती है, पैसेंजर ट्रेनों से नहीं होती, जिसके चलते रेलवे अधिकतर नुकसान में ही रहता है। इसमें जो एक और पॉइंट दिया गया है वो ये है कि टिकट्स के बीच डिमांड और सप्लाई का अंतर कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इन ट्रेनों की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर होगी, जिसके चलते यात्री का समय बचेगा। पर रेलवे के प्राइवेटाइजेशन पर जो सबसे बड़ा नुकसान देश को होगा वो ये होगा कि बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां चली जाएंगी।
क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स का ये रहता है कि वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को हायर करेगा। और प्राइवेट जॉब्स में अधिकतर आपने देखा होगा कि कम लोगों से ज़्यादा काम कराया जाता है ताकि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, जिसके चलते इतना रिक्रूटमेंट्स भी नहीं बढ़ेगा जितना गवर्नमेंट बता रही है। इस बात की भी बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाएगा ताकि ट्रेनें लेट ना हो और समय पर स्टेशन पर पहुँचें, और जो सरकारी ट्रेनें हैं उन्हें स्टेशन से बाहर आउटर में खड़ा रखा जाएगा और वो सिर्फ सिग्नल का इंतजार ही करती रह जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन का सबसे भयानक असर रेलवे के किरायों पर पड़ेगा, क्योंकि जो टिकट्स के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्राइवेटाइज होने से, जो कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर ट्रेनों का किराया 2000 से 2500 के बीच होने लगा तो लोग ट्रेन से क्यों सफ़र करेंगे, फ़्लाइट से करेंगे। 500-600 रुपये और ऊपर लगेगा। एक तरीके से इस ट्रेन पर वही सफ़र कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा, पर हमारे देश में पैसे वाले उतने लोग नहीं हैं। देश में गरीबी अभी तक गई नहीं है देश से, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकेंगे, वो लोग कैसे इस पर ट्रैवल कर सकेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो इंडियन रेलवे है उसने सिर्फ ट्रेनों को ही प्राइवेट करना चालू नहीं किया, उन्होंने रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट करना चालू किया है। जैसे कि मेरे ही सिटी भोपाल का हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है और इसे बनाया बंसल ग्रुप ने। नो डाउट स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पर अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं बाहर जाना चाहते हैं एक दिन के लिए भी, तो वहाँ पर जो किराया लगेगा वो आप एक बार स्क्रीन पर देखिए। तो इतना ज़्यादा किराया लेके लोगों को लूटा ही जा रहा है एक तरीके से। आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो अगर इतना किराया लिया जाएगा तो लोग वहाँ पे क्यों पार्क करेंगे। पुणे हो गया हबीबगंज के बाद सेकंड प्राइवेट स्टेशन। तो अभी हाल ही में खबर आई थी कि पुणे में स्टेशन टिकट, जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की टिकट होती है, वो 50 रुपये हो चुकी है। अब देखिए 50 रुपये वहाँ की प्लेटफॉर्म टिकट कर दी गई, और बाद में फिर इसमें रेलवे की तरफ से बयान आता है कि हमने कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग ताकि बनी रहे, इसलिए हमने 50 रुपये इसका किराया कर दिया है और हम पूरा कंट्रोल रखेंगे इसके ऊपर। तो आपका कंट्रोल है तो फिर इतना मनमाना पैसा क्यों वसूला जा रहा है। हबीबगंज में तो इतना पैसा कोरोना के पहले भी लिया जाता था, तब आपने कंट्रोल नहीं किया, तब सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई बात ही नहीं थी। तो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को इस तरीके से लूटा जाएगा तो लोगों की जेबें ही खाली होंगी। अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ करना है तो इसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा पहले, और इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ताकि प्राइवेट प्लेयर्स मनमाना रेट ना लूट सकें लोगों से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।